नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। शहरों में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो कड़े कदम उठाए जाने हैं, सरकार उन कदमों को उठाएगी। यूपी सरकार जीवन बचाने के साथ साथ गरीब लोगों की आजीविका को भी बचाना बेहद जरूरी समझती है। सरकार कोरोना के नियंत्रण पर कड़े कदम उठा रही है। गरीबों की आजीविका भी बचानी जरूरी है। आप बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था। ये शहर थे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और लखनऊ, जहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि कंप्लीट लॉकडाउन शहरों में नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो सकती है और सरकार को उनके बारे में भी सोचना है। हालांकि कोविड को नियंत्रण करने के लिए जितने भी एहतियाती कदम उठाने हैं, सख्त कदम उठाने हैं, सरकार उन तमाम कदमों को उठाएगी। तो उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की ओर से 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए थे। रात से ही उसे इंप्लीमेंट करना था, लेकिन योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने का विचार नहीं रखती है और लॉकडाउन लगाने से सरकार ने इनकार कर दिया है। इसके पीछे सरकार की तर्क है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ, उनके सामने आजीविका की संकट खड़ी हो सकती है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए एसके वाजपेयी, अब इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट और राज्य सरकार आमने सामने होती दिख रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका हुई थी जिसमें लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों का जिक्र किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कहीं ना कहीं वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बदहाल स्थिति में हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बड़े पैमाने पर संक्रमित इन जिलों से निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज एक पूरा दिशा निर्देश जारी किया था जिसमें यह कहा था कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और उसके अलावा गोरखपुर जैसे ये 5 शहर हैं, इन शहरों में लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू कर दिए जाए। कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीजों को लगभग संपूर्ण लॉकडाउन की श्रेणी में हाईकोर्ट की तरफ से रखा गया था। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना मत साफ कर दिया है। उसने साफ कह दिया है कि वो ऐसा फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं और जहां तक संपूर्ण लॉकडाउन का सवाल है वो अभी फिलहाल नहीं लगा सकते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कहें कि यूपी सरकार की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया कि वो लगातार जो भी संभव मदद है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ में जीवन के साथ जीविका भी बहुत जरूरी है, जिसको लेकर वो संपूर्ण लॉकडाउन में फिलहाल नहीं जा सकते हैं। तो इन सब चीजों के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष हाईकोर्ट के आदेश को लेकर रख दिया है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार इन 5 जिलों में क्या स्टेप लेती है और कैसे इस हाईकोर्ट के आदेश को इंप्लीमेंट कराती है, क्योंकि लॉकडाउन, अगर संपूर्ण लॉकडाउन वो नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी जिसमें कड़े प्रतिबंध इन जिलों में लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो संपूर्ण लॉकडाउन की बात थी शायद वो ना हो। तो अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है, तो आगे वो क्या एक्शन लेती है इस पूरे मामले पर। जी, और इस पूरे मामले पर योगी सरकार क्या एक्शन लेती है तो इंपॉर्टेंट है ही। इस मामले में आगे हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, अगर मैं हाईकोर्ट की बात करूं तो हाईकोर्ट 22, 23, 24, 25 लगातार हाईकोर्ट बंद है और हाईकोर्ट ने आज ही ये निर्देश जारी किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट इन तारीखों में बंद रहेगा। 26 तारीख को हाईकोर्ट वर्चुअल सुनवाई करेगा। तो निश्चित है कि अब इन दिनों तक हाईकोर्ट की सुनवाई फिलहाल नहीं होनी है। तो जी चलिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद अगला सवाल तो यही उठेगा कि ये जिन 5 शहरों को लेकर हाईकोर्ट ने कमेंट किया था, वहां की स्थिति वाकई बहुत खराब है। राजधानी लखनऊ की बात कर ले, कानपुर नगर की बात कर ले, वाराणसी की कर ले, प्रयागराज की कर ले, यहाँ की स्थिति वाकई खराब है। तो सरकार कैसे जो आंकड़े हैं उनको कमी लाएगी, क्योंकि जब तक आंकड़ों को कम नहीं किया जाएगा
तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम बेटर स्थिति में? अभी तो जो संक्रमण का ग्राफ है वो सीधे 180 डिग्री में ऊपर जा रहा है, उसको उसी हिसाब से आपको नीचे भी लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि लगातार इन शहरों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, 5800 नए संक्रमित अभी आज भी पिछले 24 घंटों में निकलकर सामने आए। तो कहीं न कहीं सवाल जरूर हैं। अब जब हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने खुद दिशा निर्देश जारी किए हैं, यहां तक कि हाईकोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की थी कि इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान किन-किन चीजों को छूट दी जाएगी, ये सारी चीजें हाईकोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई थी। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संपूर्ण लॉकडाउन की जैसी व्यवस्था का इनकार कर दिया गया है, तो अब क्या एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होता है? यहाँ पर कुछ अलग तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं या कुछ पार्शियली बंद किया जाता है या सिर्फ उन इलाकों को बंद किया जाता है जहां से केवल ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं? अब क्या एक्शन होगा? चलिए, इंतजार रहेगा कि सरकार किस तरीके से सख्ती बरती, क्योंकि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि हम सख्त कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस के वाजपेयी इस पूरी बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक भी की है। इस समीक्षा बैठक के दौरान रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि जो भी इसकी कालाबाजारी में संलिप्त रहेगा उसके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो यह बड़ा फैसला टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि जो भी रेमडेसिविर समेत अन्य दवाओं के कालाबाजारी में शामिल होगा उनके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। रासुका के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट में मामले दर्ज होंगे, सभी दवाइयां उपलब्ध हों, इसको भी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा जो देश की औद्योगिक इकाई हैं उनसे संपर्क करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को बहाल करवाया जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एमएसएमई मंत्री और एसीएस एमएसएमई लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। डीआरडीओ की मदद से अगले 2 से 3 दिन के अंदर 220 सिलेंडर वाला एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा। बलरामपुर हॉस्पिटल में जो इस वक्त संख्या बेड की है वो 225 है, इसको बढ़ाकर 700 बेड का किया जाएगा। इसके अलावा 100 बेड वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। प्रदेश में लगातार 2 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग हो रहे हैं और इस टेस्टिंग को और ज्यादा विस्तार देने का प्लान है। लखनऊ, बनारस और प्रयागराज में जो बेड्स की संख्या है उसको भी सरकार दोगुनी करने जा रही है। और चलिए, जो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है उसकी मुख्य और बड़ी बड़ी बातें क्या है? सबसे बड़ी बात रेमडेसिविर, जिसकी का सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रहा है, उसकी कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसकी कालाबाजारी में शामिल हैं उनके खिलाफ रासुका या गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न हो यह सुनिश्चित किया जाए और तमाम अस्पतालों में बैकअप रखा जाए। इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियों से लगातार संपर्क किया जाए। ऑक्सीजन के लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। 220 सिलेंडर की क्षमता वाला एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा हर सप्ताह 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, यानी वीकली 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। भारत सरकार से 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित किया जाएगा। बलरामपुर के अस्पताल में बेड्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 255 बेड्स की क्षमता है और इसको और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इसको साथ ही जितने भी अस्पताल हैं वहां पर किसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको भी सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम होगा। चलिए बात बढ़ते आगे। लॉकडाउन के निर्देश के बाद कानपुर में शराब के ठेकों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब अपना आदेश दिया सरकार को कि 5 जो प्रभावित जिले हैं वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, उस फैसले के बाद अब बड़ी संख्या में कानपुर नगर में भीड़ इकट्ठा हो गई है। 5 ये देखिए ठेकों के बाहर कैसी लाइन लगी हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये भीड़ नजर आ रही है। आज आपको दिल्ली में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया उसके बाद दिल्ली में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें नजर आई थी और अब वही तस्वीर कानपुर नगर में आ रही है।
तो गाजियाबाद में कोरोना को लेकर डीएम अजय शंकर पांडे ने सख्त आदेश दिया है। जितने भी गाजियाबाद के अंदर रेस्टोरेंट और ओपन रेस्टोरेंट हैं वहां पर अब बैठकर खाना खाने पर रोक होगी। इसके अलावा जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको भी ये आदेश है कि उनके पास कोई खा नहीं सकता है, सिर्फ वहां से पैक कराकर ले जाने की सुविधा होगी। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर सरकार ने सख्ती की है, जिससे कालाबाजारी करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। तालकटोरा औद्योगिक इलाके में ऑक्सीजन फैक्ट्री के बाहर ऐसे लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अपने गुस्से का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसे जरूरतमंदों को ज्यादा कीमत पर बेचते थे। इस हमले का शिकार हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डीएम और एसपी को घटना की जानकारी दी। ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए लोगों ने पूरी फैक्ट्री को घेर रखा है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखें तो जुगनू भेज देता है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में जिंदगी बचाने वाले ऐसे जुगनू तैयार करने की बेहद सराहनीय पहल की है गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने। कमिश्नर आलोक सिंह की यह पहल कोरोना की चपेट में आकर जिंदगी और मौत के बीच झूलते मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। So this is our Sub Inspector Saab. Sir has come to donate plasma. खाकी वर्दी में चमकता ये वो जुगनू है जिसने एक नहीं दो लोगों की जिंदगी को नई रोशनी दिखाई है। सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार ने प्लाज्मा डोनेट कर कोरोना से सांसों की जंग लड़ रहे 2 मरीजों की जान बचाई है। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में तैनात दरोगा अनूप कुमार को कोरोना के अंधियारे में जुगनू जैसा चमकाने की प्रेरणा देने वाले हैं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह। महामारी के इस दौर में एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आए हैं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, जिन्होंने अपनी पुलिस फौज को एक नए अवतार में उतारा है। आलोक सिंह के मुताबिक कोरोना के मरीजों को अगर प्लाज्मा की जरूरत है तो फौरन पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस टीम के ऐसे कर्मचारी जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं वे दूसरे मरीजों को अपना प्लाज्मा देंगे। सीपी के द्वारा बहुत ही एक सराहनीय कदम यहाँ पर उठाया गया है कि जिस तरह से इस वक्त कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे समय में प्रत्येक व्यक्ति जो भी कोरोना से संक्रमित है उसको कहीं ना कहीं खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्तर है कोरोना संक्रमितों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उस तरह से इंतजामात पहले से जनपद में मौजूद नहीं है। बात करें अगर हम प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के लिए बड़ी ही मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि प्लाज्मा डोनेटर जो प्लाज्मा डोनर हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सीपी नोएडा के द्वारा एक सराहनीय पहल यहाँ पर शुरू की गई है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित और उसे प्लाज्मा की आवश्यकता है तो ऐसे में जो पुलिस विभाग के अंदर, जनपद के अंदर जो पुलिस विभाग में लोग तैनात हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उनमें भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अब उनमें जो लोग मात दे करके कोरोना को मात दे करके वापस आ चुके हैं, वापस ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे लोग जो जिन लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता है उनको प्लाज्मा दान करेंगे और प्लाज्मा दान करने के बाद में लोगों की जान बचाएंगे। बीते दिन इसकी शुरुआत की जा चुकी है। एक सेक्टर 39 थाने में अमरपाली चौकी पर तैनात है एसआई अनूप कुमार, उनके द्वारा बीते दिन जिम्स अस्पताल में 2 लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया गया है और उन 2 लोगों की जान बचाई गई है। तो ऐसे में एक बड़ा ही सराहनीय कदम यहाँ पर सीपी नोएडा के द्वारा, कमिश्नर पुलिस नोएडा आलोक सिंह के द्वारा ये उठाया गया है। और ऐसे में जितने भी जो कोरोना संक्रमित लोग हैं जिनको प्लाज्मा की आवश्यकता रहती है और अगर कहीं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अगर पुलिस विभाग में उनसे मिलता जुलता ब्लड ग्रुप का अगर कोई व्यक्ति मौजूद है और वो कोरोना को मात दे करके वापस आ चुका है, मतलब प्लाज्मा डोनेट करने की स्थिति में है, तो उसको प्लाज्मा डोनेशन जो किया जाएगा वो पुलिसकर्मियों के द्वारा भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें किसी भी तरह का कोई ना पेमेंट देना होगा, ना ही किसी तरह की कोई अलग तरीके से कोई व्यवस्था करनी होगी। कोरोना के शातिर पंजों से लोगों को बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर के मजबूत इरादों और इस अनोखी पहल के पहले सिपाही बने दरोगा अनूप कुमार, जिन्होंने रविवार को एक निजी अस्पताल में 2 मरीजों को प्लाज्मा दिया। कोरोना काल में ऐसी करिश्माई पहल पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह पहले भी कर चुके हैं, जब उन्होंने गरीब बच्चों को उन्हीं की बस्ती में जाकर पढ़ाने की शुरुआत की। अपनी इस मुहिम का उन्होंने नाम दिया नन्हे परिंदे। और अब महामारी में मसीहा बनकर पुलिस कमिश्नर ने अपनी फौज को बना दिया है फरिश्ते। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नोएडा से ललित पंडित की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से रायबरेली का हाल बेहद खराब है। शमशान घाटों पर शवों की वेटिंग चल रही है। शव जलाने के लिए लकड़ियों की भारी किल्लत हो गई है। हालांकि फतेहपुर जिले से लकड़ियां मंगाई जा रही हैं। दरअसल रायबरेली में सबसे अधिक शव डलमऊ शमशान घाट पहुंचते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद शमशान घाट पर शवों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। आम की लकड़ी मिलना मुश्किल है। ऐसे में चिलवल और यूकलिप्टस की लकड़ी की व्यवस्था कराई जा रही है। कभी 80 से 100 गाड़ी डेली आ रही और पहले की बात करें तो पहले आती थी 20-25। किन लकड़ियों से लोगों को दाह संस्कार आम करना की पड़ रहा है? लकड़ियों से दाह संस्कार पहले होता था। अब क्या अब इस वक्त आम की लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही। क्या जिला प्रशासन से कोई बात? शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिल रही, ना कोई हम लोगों को कोई आदेश मिल रहा है कि नहीं आप कहीं से भी लकड़ी ला सकते हैं, आपको शासन प्रशासन कोई दिक्कत नहीं करेगा। हम लोग आम की लकड़ी लाते हैं तो रास्ते में हमको लोगों को बाकायदा हर थाना और चौकी पर पुलिस को निकासी देनी पड़ती है। किन लकड़ियों से लोगों को दाह संस्कार करना पड़ रहा है? सफ़ेदा है, जामुन है, गूलर है, पीपल है, इन लकड़ियों से इस वक्त करना पड़ रहा है। ऐसे हम लोग केवल आम की लकड़ी बेचते थे। कोषाध्यक्ष हैं। कितनी लाशें इस समय, कितने शव आ रहे हैं घाट पे? लगभग भैया 50-60 गाड़ियाँ आ जाती हैं। 50-60 गाड़ियाँ। इससे पहले कितनी गाड़ियाँ आती थी? इससे पहले 10-12-15 जब दुगना मच्छी आ रही है। जब लकड़ियों की बात की जाए तो किन लकड़ियों से लोगों को दाह संस्कार करना पड़ रहा है? भैया ऐसे तो आम की लकड़ी चलती थी यहाँ पर, आम की लकड़ी जलाया जाता था, लेकिन अब इस वक्त जो है जो लकड़ी मिल जाए, बबूल, चिलवल, नींबी, महुआ, बैरी की जो भी लकड़ी मिल जाए उसे सब जलाया। कानपुर में संक्रमण से हर दिन मरने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिसके कारण अब घाटों पर जगह भी कम पड़ने लगी है। इसको लेकर लोगों को अंतिम संस्कार करने में भी काफ़ी वक्त लग रहा है। पहले एक शमशान घाट में 20 से 30 लोगों के शव आते थे, तो अब वहीं आंकड़ा दोगुना हो गया है। एक दिन में अब 60 से ऊपर शव घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं। कोरोना के चलते कानपुर में लगातार मौतें भी हो रही हैं। इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम कानपुर के भैरव घाट पर मौजूद है। ताज़ा तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है कि रात का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो लाशों का जलने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आपको न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम भैरव घाट पर मौजूद है और रात के 8 से ज़्यादा बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी लाशें जल रही हैं। जो लोग मृत हैं उनके परिवार के लोग अभी भी बाहर बैठे हैं और जिस तरह से लगातार कोविड के चलते मौतें हो रही हैं और सरकारी आंकड़ा कहता है कि आए दिन कोविड से 4 या 5 या 10 मौतें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा है और जो पूरा सिस्टम उसकी पोल खोलते हुए न्यूज़ वन इंडिया आपको बता रहा है कि यहाँ के जो घाट के पंडा हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि डेली 50 से 60 यहाँ पर मौत से लोग यहाँ पर आते हैं, उनको वो जलाते हैं। और आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स हैं वो बाहर हैं, वहाँ भी कई मृत लोग आते हैं, वहाँ पर उनको इलेक्ट्रॉनिक उससे जलाया जाता है। जिस तरह से सरकारी अमला लगातार ढीला हवाली कर रहा है, जिससे कि लगातार मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से लचर दिखाई पड़ रहा है, जिससे कानपुर में जो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला किया है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को अब वैक्सीन लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को अब वैक्सीन लगाया जाएगा। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे वक्त से इस बात को लेकर डिमांड हो रही थी कि जो 45 साल का आयु वर्ग है इसको कम किया जाए। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा फैसला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को
वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया है। आपको याद होगा कि लंबे वक्त से इसकी मांग उठ रही थी और अब जाकर यह फैसला हुआ है। हालांकि ये बात पहले से तय थी कि एक चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। फरवरी से जो वैक्सीनेशन का कैंप शुरू हुआ था उसमें पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उनको वैक्सीनेट किया गया, फिर 60 साल की आयु वर्ग सीमा रखी गई, फिर 45 साल रखी गई। उसके बाद उम्मीद थी कि इस जो एज लिमिट है इसको कम किया जाएगा। तो अब ये बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। 1 मई से इसका सिलसिला शुरू होगा। ब्रिजेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, जिस बात को लेकर लगातार कई क्षेत्रीय पार्टियां, दूसरे विपक्षी दल मांग कर रहे थे, उसको लेकर सरकार के समक्ष भी ये बातचीत थी, तो उस पर एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है। अब देखिए, अपने आप में बेहद बड़ा फैसला है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस, खास करके इस कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां कटघरे में खड़ा कर रही थी कि वैक्सीनेशन नहीं कराया जा रहा है। 45 साल से नीचे के लोग, इस बार जो वेव आई है, इस कोरोना की वेव में जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है वो 45 साल से नीचे की उम्र के लोग हैं। ऐसे में ये मांग की जा रही थी कि अब वैक्सीनेशन सबके लिए खोल देना चाहिए। आखिरकार अब बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि अब 1 मई से 18 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है और सबसे बड़ी बात है कोरोना की लड़ाई में ये एक बड़ा कदम साबित होगा। वैक्सीनेशन होने के बाद अब कम से कम ये है कि कुछ हद तक आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाओगे जो है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है और इसी की मांग लंबे समय से हो रही थी। और अब जिस तरीके से चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इसके साथ स्पुतनिक को भी लाइसेंस दे दिया गया है यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए, ट्रायल के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।